हेलो एवरीवन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर है? ये चैप्टर नंबर 3 है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे क्या है करके। तो यहाँ पे हमारे पास बिजनेस के बारे में बताया गया है। तो बिजनेस हमारा दो टाइप में डिवाइडेड है, एक तो हमारा इंडस्ट्री हो, फिर दूसरा हमारे पास कॉमर्स है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती हैं और उनकी मीनिंग और क्या क्या उनके फंक्शंस वगैरह होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रीज एंड इट्स टाइप। तो इंडस्ट्रीज एक्चुअली में होता क्या क्या है। तो अगर सीधी सी भाषा में ये बात की जाए कि कोई भी जो इंडस्ट्री होती है, वेन एवर दैट इंडस्ट्री इज डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट विच यूज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन सेटिस्फैक्शन और द विलिंगनेस। ठीक है? तो हम कंपनी या इंडस्ट्री कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही जिसको बेच करके और उसमें जो ह्यूमन का जो सेटिस्फैक्शन है वो भी फुलफिल हो रहा है और उसके अगेंस्ट में वो इंडस्ट्री आपका प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल। यहाँ पे इंडस्ट्री क्या होता है, छोटी स्केल भी हो सकती है, बड़ी स्केल भी हो सकती है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि किसी एक इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो एक रॉ मटेरियल हो सकता है। तो एक्स वाई जेड जितना भी कुछ हो सकता है। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री। वो प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट में उनको पैसा मिलता है, दैट इज द प्रॉफिट। क्लियर? तो आइए देखते हैं क्या सिंपल दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द एवलिन थॉमस, industrial activities are concerned with the growing, extending and manufacturing of material goods. Clear? Procuring coal from the coal mines, converting cotton into the clothes, breeding cattle, construction houses are the examples of the industries. So these are the example of the industries. अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, that is the types of industries. How many types of industries are there? Clear? तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, हमारे पास है सबसे पहला प्राइमरी इंडस्ट्री नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड नंबर 3 हमारे पास टर्शरी इंडस्ट्री। क्लियर है? तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है ये देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड द बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर द टू टाइप्स, जेनेटिक एंड द एक्सट्रैक्टिव। ठीक है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये आपने शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा, मुझे तो ध्यान है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री है जहां से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास आता है, दैट कैन बी ऑफ द कोल, माइंस, सॉरी मिनरल्स, क्या क्या बोलते रहते हैं, कोल हो गया, मिनरल हो गया, या ऐसे कोई भी स्टोन्स वगैरह जो भी हमारे अर्थ में पहले से प्रेजेंट है और उसको हम लोग ढूंढ ढांड के लेकर के आते हैं, तो दैट इज नोन एज द प्राइमरी इंडस्ट्री। क्लियर है? जितने भी जो अच्छे बड़े बड़े जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, मार्बल्स होते हैं, सो प्राइमरी इंडस्ट्री में ही आता है। क्लियर? तो सबसे पहला आता है हमारा इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री में, दैट इज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। क्लियर? तो इसको देखते हैं। जैसे जेनेटिक होता है ना कि जीन्स वाले ही, ठीक है, जैसे नहीं फार्म्स वगैरह होते हैं, डेयरी फार्म्स हो गए, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हो गए, तो इन सब में ही आता है। तो these industries are concerned with the breeding of the certain species of plant and animals with the object of earning profit from their sales. Clear? Plant nurseries, poultry farms, cattle breeding farms, dairy farms and so on. तो जितनी भी जो जेनेटिक चीजें हैं कि भाई साहब हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं, उनसे जो फल वगैरह आएगा उससे हम लोग कुछ मुनाफा कमाएंगे। हम लोग ब्रीडिंग करते हैं, जैसे पिग की हो गई, काउस की हो गई एंड गोट की हो गई, पोल्ट्री फार्म वगैरह होता है, चिकन हो जाता है, मटन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पालते हैं, इन सब एनिमल्स को हम लोग पालते हैं और इसके अगेंस्ट में जब हम लोग उनको सेल करते हैं तो हमें क्या मुनाफा मिलता है, दैट इज द प्रॉफिट। क्लियर? तो आई होप को ये आपका जेनेटिक वाला समझ में आया होगा अच्छे से क्या है करके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंडरी, सॉरी बी है हमारे पास एक्सट्रैक्टिव। ठीक है? तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या है कि दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर एंड फ्रॉम बीनीथ अर्थ सरफेस। क्लियर है? तो एक्सट्रैक्टिंग का यहाँ पे मतलब ही क्या होता है कि एक्सट्रैक्ट, निकालना। तो निकालने से हमें ये समझ में आता है कि भाई साहब या तो हम हवा से नाइट्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है, पानी से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, या फिर अर्थ के अंदर से कुछ वैल्यूएबल स्टोन्स निकाल रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, कुछ मिनरल्स निकाल रहे हैं, ओर्स निकाल रहे हैं,
पेट्रोलियम भी निकाल सकते हैं, इसमें भी इसमें आ सकता है। क्लियर है? तो जितने भी जो अर्थ के बीनीथ में भी होता है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या डालेंगे, अचार नहीं, अचार नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल करके हम लोग उसको सेल करेंगे और उसके अगेंस्ट हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर है? तो दिस इज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्लियर है? आई होप कि प्राइमरी इंडस्ट्री आपको क्लियर होगा। तो प्राइमरी हमारे कौन से दो टाइप की होती है, एक हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्री होती है और दूसरा हमारे पास एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारे पास क्या है, ये हम मोटा मोटा समझा रहे हैं अपना, मतलब अगर कैलकुलेशन कर लेना कि डेफिनेशन किस उसमें लिखनी है, किस में नहीं लिखनी है। और इतना ध्यान रखिए कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में हमेशा जब भी आप डेफिनेशन लिखिए तो प्लीज एटलीस्ट कम से कम हर एक का जिसका भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो ना, तो उसका एटलीस्ट कम से कम 2 एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो शायद जो एग्जामिनर वगैरह होता है उसको वो डेफिनेशन कौन इतना लंबा कथा पड़ता है, अगर उसने एग्जाम्पल देख ले कि हाँ एग्जाम्पल अगर आपका टॉपिक से रेलिवेंट है, आप बंद करके नंबर देगा। क्लियर है? दिस वन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे प्राइमरी में क्या था, हमने चीजें निकाली हैं, उनको निकाला है, उनकी ब्रीडिंग कराई है। ठीक है, तो अब सेकेंडरी में क्या आता है कि आप लोग वो चीजें बनाते हैं, निकालने के बाद क्या करेंगे, अचार नहीं डालना है। ठीक है, तो हमें निकालना है और उसको चीजें बनानी है, उससे हमें प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर? तो सेकेंडरी में क्या है कि इंडस्ट्रीज विच यूज द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। जैसे आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? जब भी हम लोग अर्थ से आयरन ओर निकालते हैं तो उससे लोहा बनता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम निकालते हैं, तो XYZ बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज बनाना, ठीक है, प्रिपेयर करना। तो these industries are concerned with the processing of the transformation of raw materials and semi-finished products into the finished products. Such industries change the shape and form of materials produced by genetic and extractive इंडस्ट्रीज। क्लियर है? तो जितना भी हमें जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से जो भी चीजें हमें मिलती है, हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री पे आते हैं, वहां चीजें बनाते हैं और उनको हम लोग सेल आउट करते हैं। क्लियर है? आपका एग्जाम्पल आ सकता है कि इंजीनियरिंग, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, जूट, सो ऑन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे अब हमारा इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी हमारे 4 टाइप का दिया हुआ है कि एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। क्लियर है? इसको देखते हैं अभी क्या है। तो एनालिटिकल में क्या है कि इन एन एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अ बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल्स। जैसे कि इन एन ऑयल रिफाइनरी क्रूड ऑयल इज रिफाइंड एंड सेवरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे क्या है कि एनालाइज करते हैं कि भाई साहब इसमें जो तेल का भी हम लोग बाइफर्केशंस कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे दिया हुआ है ना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अ बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक हमारे पास तेल तो है, लेकिन अब उसमें भी तेल अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं हमें। क्लियर है? ऐसा करके सिंथेटिकल में क्या होता है बच्चा कि जैसे कि हमारे इसमें कॉस्मेटिक्स आते हैं, सोप, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ये सब आते हैं। तो ये हमारा क्या है कि ये भी हमें, हम लोग इसको नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग इसको और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्लियर है? वो चीजें बनाना। अब जैसे हमें प्राइमरी से कुछ अगर हमें मिला है तो हमें कुछ नया प्रोडक्ट बनाना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसिंग, नाम में ही है प्रोसेसिंग, अब उस चीज को प्रोसेस करना। क्लियर है? देखते हैं क्या है। जैसे ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन पासेस थ्रू द स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड सो ऑन। तो कोई भी चीज होती है आपको कॉटन मतलब क्या है कि अगर ये टी शर्ट कॉटन से बनी हुई तो इसका मतलब ये थोड़े कि सीधे खेत से निकाली ये कॉटन और लेकर के आगे डाल दिया फैक्ट्री में, उसे डायरेक्ट टी शर्ट बननी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कॉटन जो होती है उसको हम लोग पहले रिफाइन करते हैं, उसको पहले प्योर करते हैं और फिर उसके बाद जब उसके थ्रेड्स बनते हैं, धागे बनते हैं, फिर उसके बाद हमारी टी शर्ट बनती है। उसी सेम प्रकार से आपका नमक, अब आप जाओ समुद्र किनारे, नमक उठाओ, सब्जी में डाल खाने लग जाओ, तो ऐसा थोड़ी ना होता, तो गंदा संदा नमक होता है। ठीक है, तो वहां पे वो जो नमक होता है वो क्या करते हैं, उसको लेते हैं हम लोग, पहले रिफाइन करते हैं, उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, उसमें आयोडीन वगैरह मिलाते हैं, तब जाकर के वो हमारे खाने के यूज में आता है। क्लियर है? सो दिस इज प्रोसेसिंग। अब आता है असेंबलिंग। अब असेंबलिंग जैसे नाम है ही असेंबलिंग। क्लियर है? तो जैसे आपके जो कार है, कार क्या है, जैसे आपका स्टीयरिंग हो गया, बोनट हो गया,
और कार का फर्नीचर हो गया, कवर हो गया, टायर हो गया, स्पीकर्स हो गए, तो जितनी भी चीजें होती हैं उन चीजों को कंपनी असेंबल करती है। कंपनी कोई चीज बनाती नहीं है। मान लीजिए कि टाटा है, तो टाटा जितने भी उस कार की जो कार में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं तो उन चीज को असेंबल करती है। क्लियर है? टीवी में असेंबलिंग होती है, तो कार जब असेंबलिंग होती है तो कार में जो होता है टायर सीएट का लगा हुआ है, स्पीकर बोस का लगा हुआ है। क्लियर है? जो फर्नीचर वो पायनियर का लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है कि टाटा क्या सीएट का टायर बना रही है क्या, कि एमआरएफ का टायर बना रही है? तो एमआरएफ टायर कोई नहीं बना रहा है, मतलब टाटा तो नहीं बना रही है और ना सीएट बना रही है टाटा। तो वहां पे होता क्या है, जहां पे जो कंपनी अच्छा अच्छा बनाती है उनको वो लोग लेते हैं और अपने यूनिट में ला करके उसको असेंबल कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आता है ना, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स आर कंबाइंड, जैसे कि आपका आ जाएगा इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियोस, टीवी सेट्स, वॉचेस, ऑटोमोबाइल आर द असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे पास असेंबलिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे ये चीज बनाते नहीं, हम लोग असेंबल करते हैं। ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बी पॉइंट में, दैट इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, बिल्डिंग बनाना, डैम्स बनाना, रोड बनाना, रेलवे लाइंस बनाना, फुटपाथ बनाना, XYZ जो भी आपके दिमाग में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही हैं, हर एक चीज बनाना। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या है इसमें, कि these industries are engaged in the construction, erection and fabrications of building, bridges, road, dam, canal. They utilize the products of manufacturing industries such as bricks, steel, cement and so on. ठीक है, तो जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हमें उसमें मिलती है, तो हम लोग उससे हम लोग लेकर के आते हैं और वहां पे कंस्ट्रक्शन की चीजों पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और वो चीज डेवलप करते हैं, बनाते हैं। क्लियर है? जैसे आप देखते हो ना, आपके अगल बगल बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो राजा महाराजा बना गए होते हैं। अब भाई साहब राजा महाराजा बना गए हुए थे, तब से लेकर के आज तक वो चीजें चली हुई आ रही हैं। तो क्या है कि तब के टाइम में कंस्ट्रक्शन में वैल्यू थी, कोई मिलावट नहीं थी। आज के टाइम पे हिंदुस्तान की सड़कें बन जाए तो अगले दिन पानी गिरे और गड्ढा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है आजकल। क्लियर है? तो इंडस्ट्री भी यहाँ पे हमारे 4 टाइप में आती है, एक आपका माइक्रो, स्मॉल, मीडियम है और फिर लार्ज है। क्लियर है? तो ये आपके 4 टाइप की इंडस्ट्रीज आती है। तो और हर एक जो इंडस्ट्री होती है, नॉर्मल सी बात है, वो ग्रो करना चाहती है। क्लियर है? तो आप जितनी भी छोटी इंडस्ट्री हो, अल्टीमेटली कभी ना कभी वो लार्ज बन ही जाएगी अगर आप अपनी उस कंपनी पे मेहनत करेंगे तो। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री पे, जैसे कि है टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी हम लोगों ने पढ़ लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारे पास थर्ड इंडस्ट्री आती है, दैट इज द टर्शरी इंडस्ट्री। अब ये टर्शरी इंडस्ट्री क्या है हमारे पास बच्चा? टर्शरी इंडस्ट्रीज, these industries provide the support services to the primary and the secondary industries, transportation, warehousing, banking, insurance and so on. So these are used to give the services, warehousing है, banking services है, finance का है, क्लियर है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये चीजें क्या है, प्राइमरी में हम लोगों ने किया क्या, धरती से मिनरल्स निकाले, चीजें हम लोग निकाल रहे हैं। सेकेंडरी में क्या किया है, सेकेंडरी में चीजें हमने बनाई हैं, बना के अभी हमने रखा हुआ है। अब टर्शरी में क्या कर रहे हैं, अब जहां पे सेकेंडरी में चीजें बनाई हैं तो टर्शरी में उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे भी तो, खुद ही थोड़ी रखे रहेंगे या खुद ही थोड़ी यूज करेंगे। क्लियर है? तो जब भेजने का काम क्या है, दैट इज अ सर्विसेज। तो वहां पे वो आता है आपका टर्शरी में। जब भी आप सर्विस जब लेते हो, ट्रेन की जो रेलवेज वगैरह है, हिंदुस्तान इंडिया की जो रेलवेज है, तो आप एक शहर से दूसरे शहर जब रेल से जाते हो तो क्या करते हो, वो एक आपको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ सर्विसेज। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे आपके पास 2 टाइप में आते हैं, एक आपके पास है हैवी इंडस्ट्री, दूसरा आपके पास लाइट इंडस्ट्री। क्लियर है? तो अब आप जरा ये देखिए क्या है कि हैवी इंडस्ट्रीज, दीज आर द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स सच एज स्टील, शिप, एयरक्राफ्ट, लोकोमोटिव्स एंड सो ऑन। तो जितने भी जो शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, मिसाइल्स वगैरह हो गई, हैवी मशीनरी हो गई, तो ये आपकी आती है हैवी इंडस्ट्री में। क्लियर है? जहाँ पे एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड जो ह्यूमन मैन पावर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? ऐसा।
नेक्स्ट हमारे पास लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री क्या है बच्चा, कि दीज प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स सच एज कॉस्मेटिक, बिस्किट्स, स्टेशनरी एंड सो ऑन। तो लाइट इंडस्ट्री मतलब जो छोटे छोटे जो सामान बनाते हैं, ठीक है, बिस्कुट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, फोन वगैरह हो गए, तो ये सब आपके लाइट इंडस्ट्री में आते हैं। क्लियर है। इसमें भी ये दिया हुआ है ना कि माइक्रो यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, मीडियम यूनिट, लार्ज यूनिट। तो इसमें सिस्टम यही दिया हुआ है कि जो माइक्रो यूनिट होती है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है अराउंड 25 लाख तक का होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने देखना पड़ता है जो सबसे छोटी यूनिट होती है। फिर स्मॉल में आता है कि 25 लाख से ज्यादा होता है, लेकिन वो 5 करोड़ से बढ़ता नहीं है। तो 5 करोड़ आराम से मैक्स होता है, फिर वो आपका स्मॉल में ही आएगा। मीडियम में आते हैं तो 5 करोड़ से ज्यादा का होता है, लेकिन बट दैट डज नॉट एक्सीड्स द 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओ भाई साहब, ठीक है। और फिर हमारा लार्ज यूनिट में आता है, तो लार्ज यूनिट क्या होता है, वो हमारे 10 करोड़ से ज्यादा का होता है। तो जितनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री जो 10 करोड़ से ज्यादा की होती हैं या उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपके उस इंडस्ट्री में आता है। क्लियर है। पॉइंट है हमारे पास रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, तो छोटे छोटे जो उद्योग वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उनका हिंदुस्तान में क्या रोल है। तो पहला पॉइंट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये बात तो भाई साहब सही है कि जितने भी जो छोटे छोटे जो बिजनेस वगैरह होते हैं वो नौकरी देते हैं, क्योंकि खुद की जब कंपनी या इंडस्ट्री चालू करते हैं तो कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो जब रोजगार मिलता है तो वहाँ पे लोग अपनी जीविका चला सकते हैं, जिससे कि ये रहता है कि आराम से एक उनके पास हुनर भी आता है और उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे एक नौकरी मिलना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, जिससे कि बहुत भाई साहब हर एक की तो सरकारी नौकरी लग नहीं सकती। क्लियर है। तो जो काम है हम लोग वही काम कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अब बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। क्लियर है। तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि बैलेंस्ड बना रहता है अर्बन रीजन में भी और रूरल रीजन में भी। कई बार ऐसा होता है जो रूरल जो गांव का जो एरिया होता है वहाँ छोटे छोटे जो उद्योग चलते रहते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है, जितने भी जो लोग वगैरह होते हैं उनको भी रोजगार वहाँ पे गांव के लोगों को मिलता है। तो गांव के लोगों को शहर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। अब अच्छा, यहाँ पे चीजें क्या होती हैं कि जितने भी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं उनका एक छत्र राज रहता है, जिसको कहते हैं ना कि एक सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि हर एक, अगर आप छोटा ही काम करते हैं, लेकिन आप छोटा काम करो लेकिन खुद के राजा तो है कि नहीं भाई। हमारी छोटी सी दुकान है, हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री है, लेकिन वहां पे हम खुद के मालिक हैं, हम किसी की नौकरी नहीं करने आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंस। तो यहाँ पे चीजें क्या होती है कि वहां पे लोग जब आते हैं, जब एक साथ काम भी करते हैं, तो वहां पे जो लोगों की जो क्या कहते हैं गरीबी वगैरह भी दूर होती है, उनको वहां पे नौकरी मिलती है। बस ये रहता है कि हाँ वो एक छोटा सा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देश के प्रति भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि बहुत ही ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर यहाँ पे रिसोर्स भी वो लोग यूज करते हैं और जो कैपिटल होता है, तो मतलब एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है उन छोटे बिजनेसमैन के पास, और उस स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ भी वो लोग अपनी उस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। जो क्राफ्ट्समैन वगैरह होते हैं, कभी आप देखिए, कभी आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में पेंटिंग वगैरह देखिए, जो क्राफ्ट्समैन जो वर्क जो करते हैं उनका काम देखिए, उनकी जो कला होती है वो देखिए, अरे गजब। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि जो भी वो लोग काम करते हैं, तो अपने जितना भी पैसा होता है वो बहुत ही सार्थक जगह, बहुत ही ध्यान से अपने पैसे को इस्तेमाल करते हैं, जहां पे उनका बर्बाद कम से कम हो सके। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। तो जितने भी उनके पास जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं या जो भी चीज उनके पास अवेलेबिलिटी में होती है, एक्सेस में, वो एक जगह से दूसरी जगह उस चीज को वो भेज देते हैं या फिर बेच भी देते हैं। क्लियर है। तो वही चीजें होती है कि अगर उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे मान लीजिए गाँव में बहुत सारे लेबर तबके का आदमी बहुत रहता है, तो शहर में आके लेबरी करता है। वो क्या सोचता है, भैया हम शहर जाएंगे और शहर जाके कमाएंगे तो हम अपने गाँव भेज पाएंगे। इस कोरोना के टाइम पे यही ना तो हुआ था कि कितने लोग, कितने माइग्रेंट्स, जो लेबर, जो वर्कर्स थे, वो वापस उल्टा पलायन उन्होंने किया था, शहर से वापस गांव चले आए थे। ठीक है, वो इसीलिए शहर आते हैं ताकि वो कुछ काम कर सके, या फिर एक्सेस में जो भी उनके पास जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, वो रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह वो मोबिलाइज करते हैं, वो भेज देते हैं, ताकि जो हमारे काम ना आ रहा हो वो वहां पे काम आ जाए।
तो यहाँ पे अगला पॉइंट हमारे पास एक्सचेंज अर्निंग। एक्सचेंज अर्निंग का मतलब क्या होता है, जितनी भी जो अर्निंग होती है वो एक बहुत ही बढ़िया उनकी अर्निंग होती है। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहली बात तो जितने भी जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं या इंडस्ट्रीज जिनकी भी होती हैं, उनको काम करने के लिए कोई भी सामान वो पहली बात तो देश के बाहर से मंगाते नहीं है, तो वो इंपोर्ट फ्री होते हैं। क्लियर है। और जब भी उनका काम, जब वो लोग चीज़ तैयार करते हैं, कोई किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, तो जब वो लोग चीज़ बनाते हैं तो इतनी अच्छी बनाते हैं कि उनका देश विदेश में भी सामान जाता है। तो इम्पोर्ट वो करते नहीं है और एक्सपोर्ट उनका जबरदस्त होता है। क्लियर है। तो एक ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि जब भी वो देश के जो कंट्रीब्यूशन में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास egalitarian society. This means that the small scale industry help in reducing the concentration of economic power in the few hands. ठीक है। तो इस सोसाइटी मतलब क्या होता है, जितने भी जो बड़े बड़े जो टाइकून्स होते हैं, वो जो कुछ बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं तो उनके हाथ में सारी पावर ना चली जाए, तो इसका जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो बहुत ध्यान रखते हैं ताकि वो जब वो अपने एंड से काम करते हैं। क्लियर है। तो ये होता है कि वो लोग भी एक वैल्यूबल रिसोर्सेस होते हैं उस कंट्री के लिए, उस देश के लिए। क्लियर है। ताकि सारी पावर अगर कुछ हाथों में ही चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम लोग वापस से गुलाम बन जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब फीडर मतलब क्या होता है, जितनी भी जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, तो होता क्या है कि उनका वो लोग छोटे इंडस्ट्री साथ ही काम करते हैं। काम मतलब अब मान जो कोई बड़ी कंपनीज है, मान जो कोई कार बनाती है, कोई बहुत बड़े बड़े मशीनरी बनाती है, तो अब मशीनरी आप बना रहे हो, कार वगैरह बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है, अब उस कार में मशीन में जो स्क्रू लग रहे हैं, अब स्क्रू कौन बनाएगा, वही बड़ी कंपनी बनाए क्या? नहीं। जो स्क्रू वगैरह होते हैं, पेंच वगैरह, तो वो क्या होते हैं, वो छोटी इंडस्ट्री बनाती है। तो छोटी इंडस्ट्री वो स्क्रू उनको देती है कि हाँ भैया हम आपको दे रहे हैं करके। तो वही जो होती है, जो हर एक जो छोटी छोटी चीजें, कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी जितने भी छोटे छोटे जो पार्ट्स लगते हैं, वो बड़ी इंडस्ट्रीज को वो सप्लाई करते हैं। तो ये रहता है कि वो एक फीडर के रूप में भी काम करते हैं कि भाई साहब अगर बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो छोटी इंडस्ट्री भी है, और छोटी इंडस्ट्री है तभी बड़ी इंडस्ट्री भी सर्वाइव भी कर पा रही है। क्लियर है। तो अगर वो छोटे छोटे काम ही करने लग जाएंगे तो अपना मेन काम कब करेगी? क्लियर है। एंड हमारे पास सोशल एडवांटेज। ठीक है। तो इसका सोशल एडवांटेज नॉर्मल सी बात है कि यही होता है कि जो सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जितने भी जो उद्योग व्यापारी वगैरह जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज जो ओनर वगैरह होते हैं, वो करते क्या है कि कैसे मेडिकल सेक्टर में काम कर दिया, कुछ एजुकेशन सेक्टर में कर दिया, या पर कैपिटा इनकम उस शहर की या बढ़ जाती है या बढ़ी हुई होती है, तो वो लोग अपने एंड से, अपने ही सोल ओनरशिप से वो वहाँ पे इतना इतना काम कर लेते सब लोग मिलजुल करके, कि वहाँ पे उनका तो भला होता ही है, साथ ही साथ जो वहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे उनका भी भला होता है। तो यही चीज होती है, एक मिलजुल के एक भाईचारा भी वहां पे काम आता है। तो यहाँ पे एक सोशल एडवांटेज होता है कि मतलब हम तो ग्रो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारा शहर भी ग्रो कर रहा है, हमारा जिला भी ग्रो कर रहा है। क्लियर है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अगर वीडियो को कुछ इम्प्रूव करने का कोई सजेशन है तो प्लीज दे दीजिएगा। ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा और मैं अप्रिशिएट भी करूंगा कि आपने मुझे कुछ सजेशन दिया कि सर ऐसे नहीं, ऐसे वीडियो बनाया करिए, ऐसे नहीं ऐसे बनाया करिए। ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।